अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की बुक को स्टार्ट करते हैं, जिसका आज हम चैप्टर 1 स्टडी करेंगे। पर इसके पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये लेक्चर 1 है। थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर वेरिएबल्स का है, जिसे उर्दू में मतगय्यरात भी कहा जाता है। वेरिएबल्स ऐसी मिक़दारें होती हैं जो मुख्तलिफ कीमतें अपना सकें। जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, वेरिएबल इज वेरिंग। उर्दू में वेरी का मतलब तब्दील होने वाला या चेंज होने वाला है। हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। जहां पर स्लाइड की जरूरत होगी मैं आप लोगों के साथ स्लाइड भी शेयर करूंगी। जहां पर बुक की जरूरत होगी हम बुक से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी स्लाइड में देखते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल, जिसका रूट वर्ड वेरी है, वेरिएबल वेरी से निकला है, जिसका मतलब है अंडरगो चेंजेस और टू डिफर फ्रॉम। ऐसी मिकदार या चीज जो चेंजेस में से गुजरती है या अपनी शक्ल तब्दील कर सकती है। विच इज ऑल्सो चेंजिंग इन क्वालिटीज, ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। अगर किसी शख्स की क्वालिटीज चेंज हो रही है या उसकी ट्रेड्स चेंज हो रही हैं तो वो भी वेरिएबल कहलाएगा। हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारी इंटेलिजेंस, हमारे आइडियाज, अचीवमेंट्स, हमारा कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब चीजें वेरिएबल्स को इंडिकेट करती हैं। आपकी एज क्योंकि हर वक्त तब्दील होती है, जेंडर एक शख्स से दूसरे शख्स तक तब्दील होता है, इंटेलिजेंस लेवल लोगों का मुख्तलिफ होता है, आइडियाज लोगों के मुख्तलिफ है, अचीवमेंट्स क्योंकि मुख्तलिफ है और ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये सारी एग्जाम्पल्स वेरिएबल्स की हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। हम वेरिएबल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि a quantity that have different or varying values in relationship to the time and situation। इस जुमले से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि वेरिएबल इन रिलेशन टू द टाइम एंड सिचुएशन चेंज होगा। टाइम टू टाइम आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर आप घर हैं तो बिहेवियर कुछ और होगा, पेयर ग्रुप में बिहेवियर कुछ और होता है। क्योंकि ये टाइम के लिहाज से और सिचुएशन के लिहाज से चेंज हो रहा है तो बिहेवियर को भी हम वेरिएबल कह सकते हैं। हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं, वहां देखते हैं बुक में किस तरह से वेरिएबल्स को फर्दर डिफाइन किया गया है। प्रोफेसर क्रूस ने अपनी किताब जो कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमीज की है में वेरिएबल्स को इस तरह से कुछ डिफाइन किया है कि वेरिएबल इज अ सिंबल। ये एक ऐसा निशान है which during a discussion may assume different values or set of admissible values। यानी वेरिएबल एक ऐसा निशान है या सिंबल है जो डिस्कशन के दौरान अपने डिफरेंट वैल्यूज को अज्यूम करेगा या ऐसी वैल्यूज अज्यूम करेगा जो एडमिसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो। प्रोफेसर A.R. स्पेगल इसके बारे में कहते हैं कि एक वेरिएबल वो ज़मरी अलामत है जो किसी बहस के दौरान कदरों के एक सेट में से किसी एक कदर को अपना सके। यानी अगर हमारे पास अगर सेट ऑफ वैल्यूज है तो हमारा वेरिएबल कोई भी एक वैल्यू उसमें से अपना सकता है। E.T. डॉलिन जो कि काफी मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी वेरिएबल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी कि वेरिएबल ranges over set of possible values within a given problem। यानी वेरिएबल ऐसी ही वैल्यूज अटेन कर सकता है जो कि पॉसिबल हो, जिससे हमारी प्रॉब्लम का सलूशन पॉसिबल हो। एक और माहिर
वेरिएबल के बारे में कहते हैं कि वेरिएबल इज अ मैग्नीट्यूड which is measurable and taken on different values. इन तमाम अशखास ने बात एक ही की है कि वेरिएबल एक ऐसी मिकदार को कहा जाता है जो अपनी वैल्यूज को तब्दील कर सकती है। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल ऐसी मिकदार होती है जो वक्तन फवक्तन अपनी शक्ल चेंज कर सकती है, अपनी वैल्यूज चेंज कर सकती है। जिस तरह के मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल दी, इसी तरह से आम जिंदगी से हम दर्जा हरारत, वक्त और गाड़ी की रफ्तार वगैरह को मुतगय्यर मिकदारें तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि हर लम्हे ये मिकदारें चेंज हो रही हैं। सुबह के वक्त दर्जा हरारत कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और इवनिंग में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसी तरह से वक्त इज एवर चेंजिंग, गाड़ी की रफ्तार हर वक्त तब्दील होती है हालात वाक़यात को देखते हुए। तो ये सब मिकदारें मुतगय्यर हैं, क्योंकि हम हर वक्त वेरिएबल वैल्यू से घिरे हुए हैं। अगर आप इर्द गिर्द का जायजा लें तो हर वक्त वैल्यूज चीजों की तब्दील हो रही है। इसी तरह से माशियात भी, क्योंकि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द को सराउंड करती है, वी आर सराउंडेड बाय इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत सारी ऐसी मिकदारों का मजमूआ है जो हर वक्त तब्दील होती रहती हैं और वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। मसलन इंसान की आमदनी, उसका रोजगार, हमारी पैदावार, हमारी कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज यूटिलिटी, जिसे अफादा भी कहा जाता है, ज़र की तलब और रसद हर मुमकिन तौर पर तब्दील होते रहते हैं। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्योंकि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैथमेटिशियंस इस मुतगय्यर या वेरिएबल को जाहिर करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मसलन एक्स, वाई, जी। जबकि माशिरदान या इकोनॉमिस्ट किसी भी वेरिएबल को जाहिर करने के लिए अंग्रेजी नाम के पहले हुर्फ को ज़मरी इलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हमने कीमत को एज अ वेरिएबल लेना है तो हम कोशिश करेंगे पी को एज अ वेरिएबल चूज करें। मैथमेटिशियन कोई भी रैंडम वेरिएबल लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट कोशिश करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट अंडर बहस है या अंडर डिस्कशन है उसके पहले लफ्ज को वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस तरह से यूटिलिटी के लिए नॉर्मली यू इस्तेमाल किया जाता है, कंजम्पशन के लिए हम सी इस्तेमाल करते हैं, बचत या सेविंग्स के लिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग आई और मिक़दार तलब के लिए QD, क्वांटिटी, डिमांड वगैरह जैसी अलामात को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ औक़ात माशिरदान भी इस असूल से हटकर कोई भी रैंडम वेरिएबल मसलन एक्स, वाई वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद एग्जाम्पल के लिए कौमी आमदनी जो कि नेशनल इनकम के तौर पर इस्तेमाल होती है इकोनॉमिक्स में, उसके लिए हम वाई इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इंपोर्ट्स के लिए एम, एक्सपोर्ट्स के लिए एक्स को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी बहस के दौरान कोई वेरिएबल जितनी मुमकिन कीमतें इख्तियार कर सकता है उस सिलसिला या हद को हम रेंज कहते हैं, क्योंकि 10 से 50 तक वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। इस रेंज में 10 लोअर लिमिट कहलाएगी और 50 अपर लिमिट, यानी मिनिमम वो 10 की वैल्यू एज्यूम कर सकता है और मैक्सिमम 50, और इनके इन बिटवीन वो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। सो ये महज 50 नहीं, अनगिनत वैल्यूज भी हो सकती हैं। वेरिएबल्स की क्योंकि बात आई है तो वेरिएबल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक ही किस्म के वेरिएबल्स नहीं होते। इनकी जो 6 इम्पॉर्टेंट, पहली मुतगय्यर मुसलसल की है, दूसरी गैर मुसलसल मुतगय्यर की है, तीसरी आजाद मुतगय्यर की है, चौथी ताबिया मुतगय्यर की है जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, पांचवी खारजी मुतगय्यर एक्सोजेनस वेरिएबल की है और छठी दाखिली मुतगय्यर या एंडोजेनस वेरिएबल की है। पहली चीज जो हमने स्टडी करनी है वो मुतगय्यर मुसलसल या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बारे में है। मुतगय्यर या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो मखसूस सिलसिला या हदूद के अंदर तब्दील होते वक्त हर कीमत को अपनाए और हर नुक्ते को छोड़कर गुजरे। यानी
ये माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस को भी अंडर कंसीडरेशन हम लोग इसमें लेंगे और दरमियान में कोई वक्फा नहीं होगा, ना ही कोई छलांग लगाई जाएगी। इस किस्म के मतगैर को हम मुसलसल या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस पर भी ये अपनी वैल्यूज चेंज करेगा। हम अपनी स्लाइड में भी कुछ देखते हैं और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्लाइड के मुताबिक भी इट्स क्वांटिटेटिव इन नेचर, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड इज यूज्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी छोटी से छोटी वैल्यूज भी ये अज्यूम करेगा। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल आपकी हाइट या घड़ी की सुइयों की है। घड़ी की सुइयां हर एक सेकंड में से होकर गुजरती हैं और हर एक सेकंड में से गुजरने से मुराद उसकी कंटिन्यूटी है, यानी वो कोई भी जंप नहीं ले सकती और हर नुक्ते से होकर गुजरेगी। जिस तरह से मीटर की सुई होती है या कार के स्पीडोमीटर, जिनकी रफ्तार तब्दील होने के साथ साथ हर कीमत को छूकर गुजरती है। अगर आप एक्स एक्सिस पर वक्त या टाइम को लें और वाई एक्सिस पर रफ्तार को लें, हर एक सेकंड या हर एक मिनट में रफ्तार तब्दील हो रही है, इसीलिए ये ग्राफ अपवर्ड ट्रेंडिंग है। इन चेंज ऑफ वैल्यू से जो हमें ग्राफ अचीव होता है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है या पॉजिटिवली स्लोप्ड कहते हैं, जो जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है या पॉजिटिवली स्लोप्ड इसको हम कहते हैं। इस तरह के खत से जो हमें खत हासिल हो रहा है बिटवीन स्पीड एंड टाइम, इसे हम खत्ते मतगैर मसलसल कहेंगे कि ये मसलसल हर छोटे से छोटे पॉइंट पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। दूसरी जो काफी अहम किस्म है वो गैर मुसलसल मतगैर की है। जब भी कोई मतगैर तब्दील होते वक्त अपने सिलसिला या हदूद की हर कीमत को ना अपनाए, यानी वो छलांग लगा सके या गैप्स आ सके उसमें, तो ऐसे वेरिएबल को हम डिसकंटिन्यूअस, यानी उसकी कंटिन्यूटी या एक फेज खराब हो रही है, तो ऐसे वेरिएबल को हम गैप वेरिएबल या गैर मुसलसल वेरिएबल कहेंगे। मसलन किसी चीज की कीमत में जब तब्दीली आती है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत माइन्यूट हो। इस तरह की चेंजेस को हम लोग डिसकंटिन्यूअस चेंजेस कहते हैं और इन मतगैर को डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। इसकी मिसाल के तौर पर राइटर ने लिखा है, अगर घी की कीमत में 20 रुपए फी किलोग्राम से 30 रुपए फी किलोग्राम तब्दीली हो जाए, यानी इसमें 10 रुपए की तब्दीली वाक़या हो जाए, तो ये इन बिटवीन जो 20 के बाद 21 से 22, 23 या so on and so forth 30 तक जो चेंजेस आए थे, उनको क्योंकि प्राइस ने टच नहीं किया या उन चेंजेस में से प्राइस नहीं गुजरी, इसलिए एक जंप क्रिएट हो गया और इस जंप की वजह से प्राइस का वेरिएबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल की शक्ल में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हम घी की कीमतों को y एक्सिस पर लेंगे और महीने की तारीखों को x एक्सिस पर लेंगे। अगर 2 तारीख को घी की कीमत 20 रुपए थी तो हम पॉइंट A पर थे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट A पर बनता है। अगर 4 तारीख को घी की कीमत 20 रुपए ही रही तो ये पॉइंट A हॉरिजॉन्टली A पर ही रहेगा। अगर अचानक से 4 तारीख को घी की कीमतों में तब्दीली वाक़या हो गई तो ये वैल्यू क्योंकि 23 रुपए पर पहुंच गई, 3 रुपए तब्दीली आई, तो ये एकदम से ऊपर की तरफ चला गया। इसी तरह से 6 तारीख को जब तब्दीली वाक़या हुई, 25 रुपए घी की कीमत हुई, ये ग्राफ फिर ऊपर की तरफ गया, तो एक स्टेप्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये स्टेप्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इट इज जंपिंग ओवर टाइम,
द प्राइस इज जंपिंग ओवर टाइम से मुराद ये है कि टाइम के साथ साथ प्राइस जंप कर रही है और प्राइस बहुत माइन्यूट चेंजेस में से नहीं गुजर रही। इसलिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल की शक्ल अपवर्ड स्लोपिंग तो होती है, लेकिन कुछ लैडर शेप में हम लोग इसे अचीव करते हैं। तीसरी जो काफी इंपॉर्टेंट किस्म है वेरिएबल्स की, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की है और साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी है। हम इन दोनों को कोशिश करेंगे एक साथ स्टडी करें। बास मुतगय्यर मिक़दारों का एक दूसरे पर इन्हिसार होता है और वो इन्हिसार तफ़ाइली रिश्तों या फंक्शनल फॉर्म में हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी एक मिक़दार तब्दील होती है तो दूसरी में भी चेंजेस आते हैं। फंक्शनल फॉर्म में एक वैल्यू जो कि राइट हैंड साइड पर होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है जिसे हम आजाद मुतगय्यर भी कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल या ताबिया वेरिएबल भी कहते हैं। स्लाइड्स में हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल is the outcome of an experiment. As you change the independent variable, you watch what happens to the dependent variable. अब क्योंकि हमारी चीजों की डिमांड या कंजम्पशन जो है is dependent upon the prices as well as your income. अगर आपकी इनकम में तब्दीलियां आएंगी तो आपकी कंजम्पशन में भी तब्दीलियां आएंगी। तो कंजम्पशन किसी भी चीज की डिपेंड करती है उसकी इनकम या उस शख्स की इनकम या चीज की प्राइसेस पर। इसलिए कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर जो कि खुद मुख्तार है। बुक में हम देखते हैं, यहाँ पर भी आपकी बुक में क्वांटिटी डिमांड को प्राइस के फंक्शन के तौर पर रिफ्लेक्ट किया गया है, जिसमें क्वांटिटी डिपेंड कर रही है प्राइसेस पर। इसी तरह से सेविंग्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जिस तरह से शख्स की इनकम में तब्दीली वाक़या होगी उसी तरह से उसकी सेविंग का पैटर्न चेंज होता रहेगा। सेविंग इटसेल्फ चेंज नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस इनकम में तब्दीली वाक़या हो। सेम गोज फॉर कंजम्पशन, सेम गोज फॉर सप्लाई, और इस तरह के अनगिनत इकोनॉमिक मॉडल्स आप लोग आगे स्टडी करेंगे। इस रिलेशनशिप में आपने दोनों चीजों को एक साथ स्टडी कर लिया। आपके राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज होंगी इक्वेशन के वो सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि सिंगल वेरिएबल की शक्ल में रिफ्लेक्ट होती है वो सारी डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस पर। अगला खासा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि इकोनॉमिक्स में हम लोग बार बार स्टडी करते हैं, वो एक्सोजेनस वेरिएबल का है। एक्सोजेनस, एक्सो जैसे कि नाम से ही जाहिर है आउटर या बाहरी चीज को कहते हैं। एक्सोजेनस वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स हमें मॉडल के आउटसाइड दिए जाएंगे या सवाल में ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे एक्सोजेनस वेरिएबल कहलाएंगे। स्लाइड में हम देखते हैं, हमारी स्लाइड के मुताबिक भी एक्सोजेनस आर दोज वेरिएबल दैट आर फाउंड आउटसाइड एन आइडेंटिफाइड मॉडल। जब भी हमारे पास मॉडल होगा और कोई चीज हमें मॉडल के आउटसाइड प्रोवाइड की जाएगी, जैसे प्राइस अगर आपको ऑलरेडी मॉडल में गिवन है या न्यूमेरिकल में गिवन है तो वो एक्सोजेनस वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एंडोजेनस वेरिएबल कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम एक्सोजेनस वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो बुक की तरफ देखते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि a variable whose value is not determined within an economic model. Within an economic model का मतलब ये है कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल में आउटसाइड ही गिवन है।
इसलिए इनको एग्जोजेनस वेरिएबल कहा जाता है। इन वेरिएबल्स को दो ही तरह से मॉडल से बाहर निकाला जाता है, या तो वो खास पॉलिसी के तहत बाहर निकाले जाएंगे या बगैर किसी पॉलिसी के। अगर तो वो किसी पॉलिसी के तहत उन्हें नजरअंदाज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि बाख्तियार अदारा इस ज़मन में मखसूस मकासद रखता है। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि तलब और रसद के मॉडल में हुकूमत के आने यानी सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह, जबकि बिला मकसद खारजी मुतगय्यरात की कदरें वैसे ही मॉडल में बयान नहीं की जाती। अगर गवर्नमेंट ने आवाम को गवर्नमेंट सब्सिडीज देनी है तो गवर्नमेंट सब्सिडी को बाहर मॉडल के आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सब्सिडी की वैल्यू एंटर करते हुए अपनी इक्विलिब्रियम प्राइस को अचीव कर सकें। मिसाल के तौर पर डिमांड फंक्शन में मतबादल अशिया की कीमतें, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट प्राइसेस कहते हैं, सार्फिन की आमदी कंज्यूमर इनकम, सार्फिन की तादाद कंज्यूमर नंबर, फैशन, आपकी आदात, आपके रस्म और रवाज वगैरह को मुअय्यन करार दे दिया जाता है, यानी हम इन्हें फिक्स कर देते हैं। या तो ये पॉलिसी के तहत होता है या गैर पॉलिसी के तहत। तो हम लोग सिर्फ अपने इक्वेशन को आसान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और बाकी एल्स अदर्स कांस्टेंट कर देते हैं। एक और मिसाल के जरिए हम इसको देखते हैं, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इज द फंक्शन ऑफ इनकम। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो सार्फिन की मौजूदा आमदनी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं। इनमें उसकी साबका आमदनी हो सकती है, उस गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स हो सकता है, या उसके पास कुछ बचती हो सकती है, या एक्स्ट्रा इनकम्स हो सकती हैं जो कि उसके रवैये और तवक्कुआत को तब्दील करेंगी और उसकी कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा। लेकिन हम लोग इसमें अपने मॉडल में इसका जिक्र नहीं करते, लिहाजा इनकम को हम एग्जोजेनस वेरिएबल के तौर पर लेते हैं और एल्स अदर्स को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। इसके वाइस वर्सा जो दूसरी किस्म है वो दाखिली मुतगय्यरात या एंडोजेनस वेरिएबल्स की है, जिन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल भी मैंने आपको बताया है कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें आउटसाइड गिवन नहीं होती, बल्कि एग्जोजेनस वेरिएबल्स को इनपुट करते हुए हमें एंडोजेनस वेरिएबल्स हासिल होती है। स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। आपकी स्लाइड्स में भी एक्सोजेनस इज फाउंड इनसाइड एज पर आइडेंटिफाइड मॉडल। स्लाइड्स में भी यही कहा गया है कि अ वेरिएबल whose value is determined within the framework of an economic model is called an endogenous variable. इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन डिपेंड कर रही है इनकम पर, तो कंजम्पशन हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ ही साथ ये एंडोजेनस भी है। जिस तरह से एक्सोजेनस वेरिएबल्स दो तरह से मॉडल के अंदर शामिल किए जाते थे, पॉलिसी या बगैर पॉलिसी के, इसी तरह से दाखिली मुतगय्यरात को भी टारगेट या किसी मकसद के तहत ही मॉडल में शामिल किया जाता है, या इन्हें मॉडल नॉन टारगेट बेसिस पर इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगर पॉलिसी तैयार करने के लिए माहिरीन के नजदीक किसी मुतगय्यर की कोई खास अहमियत है तो इसके पेश नजर वो टारगेट या गोल के तहत दाखिली मुतगय्यर का दर्जा इख्तियार कर लेता है। अगर ये बगैर किसी टारगेट या गोल के किसी मॉडल में शामिल किया जाता है तो वो नॉन टारगेटेड मॉडल कहलाता है। जब पॉलिसी तैयार करने वालों के पेश नजर मल्टी गोल्स हो, यानी एक से ज्यादा उनके गोल्स हो, तो हर एक में की मुतय्यन करदा कदर को बेवक्त वक्त हासिल करना मुमकिन नहीं होता। इसकी मिसाल हम फिलिप्स कर्व से लेंगे, जिसकी पेश नजर बेरोजगारी की शरह और अफराते ज़र की शरह में ट्रेड ऑफ होती है। अगर आपने बेरोजगारी कम करनी है तो आपको इन्फ्लेशन बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपने इन्फ्लेशन कम करनी है तो आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से बनाया जाता है
एक्स एक्सिस पर हम लोग बेरोजगारी को लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग इन्फ्लेशन या प्राइसेस को लेते हैं, जो कि ये इंडिकेट करती है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को कम करना है तो साथ ही साथ आपकी बेरोजगारी में इजाफा होगा। इसी वजह से ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड है, यानी इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी, अगर एक में कमी वाक़या होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि मुस्तकिल मिक़दारें क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में। मुस्तकिल मिक़दारें ऐसी मिक़दारें होती हैं जिनकी कदर पहले से हमें पता होती है और ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। थ्योरेटिकली ये ऑलरेडी मुस्तकिल होती हैं, अनचेंजेबल होती हैं, क्योंकि इनमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। E.T. डॉलिंग ने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी कि a constant is a quantity that does not change in a given problem, और ये हमेशा A की वैल्यू पर प्रिवेल करती है। All the numerical numbers are constants, क्योंकि तमाम तरह हालात में ये A की कीमत रखते हैं। मसलन 4, 10, 50 या any other numerical value will sustain to one value। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कभी भी नेवर चेंजिंग है। बाय रूल और बाय थ्योरी ये अपनी ही वैल्यू प्रिवेल करेंगे, जबकि एक समरी मुस्तकिल मिक़दार जिसे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं, किसी कदर किसी एक मसला के लिए तो एक ही होती है, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल में ये दूसरी कीमत इख्तियार कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स को किसी न्यूमेरिकल के लिए कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो वो उस न्यूमेरिकल के लिए तो कांस्टेंट होंगे, पर किसी और न्यूमेरिकल में वो कोई भी और वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में इन दोनों मसावातों में 2, 5, 16, 0, 4 और 3 मुस्तकिल मिक़दार है जो कि चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम इन्हें कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर इक्वेशन का जिक्र हुआ है तो पैरामीटर्स का भी जिक्र करना जरूरी है। ये हमेशा ऐसी मिक़दारें होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ या अमली जिंदगी में तो तब्दील नहीं होती, लेकिन मखसूस हालात में इनको हम लोग मुस्तकिल या फर्ज कर लेते हैं, यानी हम ये फर्ज करेंगे इनमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर सप्लाई लॉ में या लॉ ऑफ सप्लाई में हम ये फर्ज करते हैं कि अगर एक शय की लागत पैदाइश या प्रोडक्शन कॉस्ट या उसका पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन जिसे तरीका पैदाइश कहते हैं, और साथ ही साथ खाम माल की कीमतों में कोई तब्दीली ना हो, तो किसी शय की कीमत में इजाफे से उसकी सप्लाई फैल जाती है और कीमत कम होने पर उसकी सप्लाई कम हो जाती है। इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर स्टडी की थी, लागत पैदाइश हमारी कंजम्पशन है, हमारा तरीका पैदाइश मोड ऑफ कंजम्पशन है, M से रिफ्लेक्ट करेंगे हम, मशीनरी वगैरह की कीमतों को P से जाहिर करेंगे जो आम जिंदगी में तो बदलते रहते हैं, लेकिन सप्लाई के लॉ को दुरुस्त साबित करने के लिए हम इन्हें कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। इसी तरह से डिमांड के फंक्शन में आपका फैशन, आदात, आपकी कस्टम्स, बहुत सारी चीजें आपकी डिमांड को इफेक्ट करती हैं, लेकिन क्योंकि हमने इनको कांस्टेंट एज्यूम करना है इसलिए हम इनको पैरामीटर्स कहते हैं। ये सब पैरामीटर्स आपके डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, पर आसानी के लिए हम लोग इनको फिक्स कर देते हैं और सिर्फ प्राइस और डिमांड का फंक्शन देखते हैं। आज के लिए हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माशियात के अहम मुतगय्यरात या मेन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। हम अपना लेक्चर आज यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विजिट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।